नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप बेहतर होंगे, अपने अपने मंजिल की तरफ पूर्ण मनोयोग के साथ बढ़ रहे होंगे। आज इस सेशन के अंदर मैं काफ़ी टाइम पहले भी आपको बता चुका था। इस सेशन के अंदर जो पिछला असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हुआ है, उस एग्ज़ाम में जो जियो स्पेशल टेक्निक्स पार्ट था, भूस्थानिक तकनीक, जिसके 12 प्रश्न आए थे, 12 से 13 क्वेश्चन आए थे। उन 13 क्वेश्चनों का एनालिसिस करने का मैंने आपको पहले भी बताया था कि उन 13 क्वेश्चनों पर हम बात करेंगे। और जो पूर्व में अपनी असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए मैंने इसी जियो स्पेशल टेक्निक्स का एक कोर्स चलाया था अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, तो मैं वहाँ से एविडेंस सहित बात भी करूँगा। हालांकि काफ़ी समय हो गया, मैंने बहुत पहले आपको कहा था कि भाई मैं ये चीज़ आपको डालूंगा कि हमारे जो प्लेटफॉर्म के स्टूडेंट थे उनको किस तरीके से बेनिफिट मिला। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी के अंदर टोटल 19 यूनिट है, फर्स्ट और सेकंड पेपर मिला दे तो। और 19 यूनिटों के अंदर एक यूनिट है भूस्थानिक तकनीक, जिसकी पिछली बार 12 से 13 क्वेश्चन आए थे। और ये काफ़ी वेटेजेबल है क्योंकि इसको आप सामान्य स्टूडेंट है वो बुकों को पढ़ करके ऐसे प्रश्नों को कर नहीं सकता। यदि आपने यूनिवर्सिटी लेवल पे इसको कहीं पढ़ा है तो फिर प्रश्न हो सकते हैं। तो मैंने पिछले साल काफ़ी अच्छी कोशिश की थी। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए दो अपने कोर्स चल रहे थे। एक इस जीआईएस जीपीएस रिमोट सेंसिंग डिजिटल मैपिंग इसका चल रहा था, और एक चल रहा था कठिन चैप्टर का, जो बाद में बच्चों की डिमांड पर मैंने कार्टोग्राफी, ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी, रिसर्च मेथोडोलॉजी और स्टैटिक्स को उसमें शामिल किया था। उनके भी बच्चों को बहुत ज़्यादा फायदा मिला है। और आज भी जो बच्चे इंटरव्यू बैच से जुड़े हुए हैं अपने, उनका जो फीडबैक है वो हमें ये बताता है कि हमारा जो वैल्यूएबल कंटेंट था वो आपको काफ़ी हेल्प किया। और मैं ये भी बात करूंगा कि इस बार भी असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर के, स्कूल एजुकेशन में लेक्चरर को लेकर के मैं आपके लिए एक प्रयास करने वाला हूँ। और स्कूल एजुकेशन में लेक्चरर के लिए हमारा दो प्रयास चल रहा है। एक तो ऑनलाइन कोर्स चल रहा है और दूसरा है वो टेस्ट सीरीज चल रही है। उस पर मैं पहले बात कर लेता हूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यदि स्कूल लेक्चरर की बात करें तो स्कूल लेक्चरर का अपना ये ऑनलाइन कोर्स है एन के ज्योग्राफी पॉइंट प्लेटफॉर्म पर। वैसे आप सब अभी तो वाकिफ है पूर्ण रूप से एन के ज्योग्राफी पॉइंट प्लेटफॉर्म को लेकर के। गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के एन के ज्योग्राफी पॉइंट इस नाम से आप सर्च करोगे तो ये सिंबल आएगा। वहाँ आपको बहुत सारे कोर्स मिल जाएंगे, वैल्यूएबल कोर्स मिल जाएंगे। आप उसमें कंटेंट देखिए, डेमो क्लास देखिए। इसके अलावा टेस्ट सीरीज चल रही है स्कूल व्याख्याता की। लगभग 5,000 प्रश्नों का हमारा टारगेट है। 50 के करीब टेस्ट होंगे, जिसमें 17 टेस्ट डाल दिए गए और टॉपिक वाइज भी है। उसके बाद हमने यूनिटें उठाई है, फिर दो दो तीन तीन यूनिट को कंबाइन करके लिया है, फिर पूरे जो मेगा टेस्ट होंगे वो होंगे। तो वो ये भी आपको कोर्स है वो प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए इस समय हमारे 3 कोर्स चल रहे हैं। ये जो कोर्स मैं अभी जो बात कर रहा था, वो जब आप प्लेटफॉर्म पे जाओगे तो ये कोर्स आपको मिलेगा। रिमोट सेंसिंग, जीआईएस जीपीएस डिजिटल मैपिंग, ये मैंने पिछली बार चलाया था और इसके अंदर 25 क्लासें डाली थी। और आपके जो 12 क्वेश्चन आए थे, 12 का 12 सीधा लाइन से उठे थे, मैं अभी आपको बताऊंगा। हालांकि वो जो शॉर्ट नॉइस वाला जो साउंड वाला था, कुछ भी लोग कहते हैं कि वो यहां से आया है, हो सकता है वो रिसर्च का प्रश्न भी हो, लेकिन यदि उसको इंक्लूड कर ले 13 में से 12 क्वेश्चन हमने सीधे उठाए। इसके अलावा इंटरव्यू का बैच भी अपना चल रहा है, बहुत सारे बच्चे इस पर जुड़े हुए हैं। और यहाँ आपको मैंने कहा था 40 से 50 सेशन आएंगे, अभी 35 सेशन इस पर डाल दिए गए हैं। और हर सेशन के अंदर आपको ज्योग्राफी के प्रत्येक चैप्टर पर बताया गया है कि आपको किस तरीके से काम करना है। और इसके अलावा एक कठिन चैप्टर का चला था पिछली बार, ये हमारा कोर्स पिछली बार चला था असिस्टेंट प्रोफेसर भूगोल कठिन चैप्टर। इसमें हमने 4 चैप्टरों को इंक्लूड किया था। कार्टोग्राफी थी, स्टैटिक्स थी, और रिसर्च मेथोडोलॉजी थी, और ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी थी। और
कार्टोग्राफी के अंदर तो मैं कहता हूँ 95% प्रश्न, कोई एक आध प्रश्न वो भी घुमा फिरा करके आया तो वो बाहर निकल गया, वो अलग चीज है। स्टैटिक्स हमारा 70 से 80% क्वेश्चन आए थे और रिसर्च भी 80% क्वेश्चन आए थे। ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी को ज्यादा वेटेज दिया नहीं था आरपीएससी ने। इसके अलावा इस बार जो हमने प्रयास किया है, इस बार मैंने इन दोनों कोर्सों को, जो असिस्टेंट प्रोफेसर के दोनों कोर्स थे, उनको इंक्लूड करके एक जगह ले लिया है, दोनों ही कोर्सों को, जिसमें आपको कार्टोग्राफी मिलेगी, स्टैटिक्स मिलेगी, रिमोट सेंसिंग मिलेगी, ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी मिलेगी और रिसर्च मेथोडोलॉजी मिलेगी। इन सब के वीडियो एक जगह डाल दिए गए और पैनल पीडीएफ भी एक जगह डाल दी गई है, ठीक है। और यही आपका कंटेंट है, क्योंकि हम हमेशा स्टूडेंट की जो हित होता है उसको ध्यान में रखते हैं, और मार्केट के अंदर जो भी चीजें होती वो, जो बच्चा कोई भी कंटेंट लेता है तो इन्हीं के लिए लेता है, तो बाकी वाला तो साथ में ऐड होता है, जैसे राजस्थान ज्योग्राफी, इंडिया ज्योग्राफी, वो तो ऐड होता है इनके साथ में, और इनके लिए ही बच्चा पूरा कोर्स लेता है। लेकिन मैंने कोशिश की इस बार इसको अलग से डाल दिया गया है। स्कूल व्याख्याता के लिए प्रैक्टिकल का कोर्स भी मैंने अलग कर दिया है। कोई बच्चा, जरूरी नहीं है सारे बच्चों के लिए पूरा कोर्स खरीदे, यदि उसकी प्रैक्टिकल कमजोर है तो आप केवल प्रैक्टिकल का कोर्स ले सकते हैं। 35 क्लासें हैं विद्यार्थियों, 35 क्लासों को मैंने बाहर डाल दिया गया है, जिसमें जो आपके भूस्थानिक तकनीक से संबंधित, इसमें स्थानिक तकनीक से संबंधित जो चैप्टर है वो भी मैंने डाल दिया गया है। कार्टोग्राफी का, सांख्यिकी का, सारी चीजें अलग कर दी गई है। ओके, और अब हम सीधे अपने चैप्टर पे आ जाते हैं। यदि आप किसी भी तरीके की असिस्टेंट प्रोफेसर हो, नेट जेआरएफ हो, या स्कूल लेक्चरर के अंदर व्याख्याता के संबंधित ज्योग्राफी को आप कोई भी प्रॉब्लम फील कर रहे हैं, आप पहले तो इस प्लेटफॉर्म पर जाकर के एप्लीकेशन पे आइए, वहां देखिए, किसी भी प्रकार की समस्या है तो इन नंबरों पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए 8619546073 पे, ठीक है। NK ज्योग्राफी पॉइंट, यही अपना टेलीग्राम चैनल है और यही अपना आपका परिवार है। अब हम प्रश्नों पर बात करें ज्यादा, तो ये जैसे आपका प्रश्न आया था कि जीपीएस उपग्रहों के द्वारा किस प्रकार के सिग्नल प्रसारित किए जाते हैं। अच्छा प्रश्न था कि जो ज्योग्राफिकल पोजीशनिंग सिस्टम है, इसके द्वारा जो सिग्नल लिया जाता है वो कौन सी वेव के अंतर्गत आता है, कौन सी तरंगों के अंतर्गत आता है। इसमें ऑप्शन थे, तापीय सिग्नल के रूप में आता है, या तापीय अवरक्त सिग्नल के रूप में आता है, रेडियो सिग्नल के रूप में आता है, या तापीय अवरक्त सिग्नल के रूप में आता है, या निकट अवरक्त के रूप में आता है, या 0.6 से 0.7 माइक्रोमीटर तरंग दैर्ध्य में आता है। वैसे उत्तर मेरा लिखा हुआ है रेडियो सिग्नल के अंतर्गत आता है। ये देखो 0.6 से 0.7 माइक्रोमीटर, ये विजुअल लाइट का है, दृश्य प्रकाश का है। आपको पूछ रहा है कि जो जीपीएस के सिग्नल आते हैं, यानी जो सेंसर जीपीएस के हैं, अर्थात जो सैटेलाइट जीपीएस के हैं, वो जिन रेडियो मैट्रिक जो वेव है, हमारी विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, इनकी कौन से प्रभाग को ये डिटेक्ट करेगा, ये पूछ रहा है। तो क्या ये विजुअल लाइट को डिटेक्ट करता है, या इंफ्रारेड को डिटेक्ट करता है, या रेडियो को डिटेक्ट करता है। मैंने अच्छी तरीके से बताया था, रेडियो सिग्नल लेता है। अब मैं आपको स्लाइड बताता हूं, ये मैंने पढ़ाया था जब आप अभी आपको दिख रहा होगा, ये मैं ही हूं, ये मैंने वहीं से लिया है जहां कोर्स चल रहा है। जिस समय हमने सेगमेंट पढ़े थे, जीपीएस के सेगमेंट, जब हम तीनों सेगमेंट्स की बात कर रहे थे, तो जो यूजर सेगमेंट था, प्रयोगकर्ता प्रभाग, उसके अंदर मैंने स्पष्ट बताया था कि इसमें एंटीना और रेडियो रिसीवर आते हैं। फिर देखिए मैंने नीचे इसको और क्लियर किया है, मैंने यह स्पष्ट लिखा है कि एल बैंड का रेडियो प्रोसेसर होता है, और इसमें समझाया था मैंने कि रेडियो तरंगे ये एल बैंड का रेडियो प्रोसेसर प्राप्त करेगा। और यहां मैंने स्पष्ट लिखा था कि 2 गीगाहर्ट्ज तक रेडियो स्पेक्ट्रम में, एकदम क्लियर लिखा था, रेडियो स्पेक्ट्रम में जो आवृत्ति होती है उसको ये डिटेक्ट करेगा। तो बिल्कुल क्लियर था। और अब देखो, मैं ज्यादा तो आपको नहीं कहूंगा, मैंने केवल 25 क्लासें डाली थी और 25 घंटे की क्लासें थी, 25 क्लासें 25 घंटे की क्लासें थी। और आप इसको चाहते तो 50 से 60 पेज के अंदर आराम से लिख सकते थे, और प्रश्न सीधे सीधे थे। अभी मैं यदि आपको साउंड बताऊं तो मैंने स्पष्ट लिखा था
स्पष्ट बताया था कि ये रेडियो स्पेक्ट्रम को कलेक्ट करेगा। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो ठीक है, नेक्स्ट, भूस्थितिक उपग्रहों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ये भूस्थितिक उपग्रहों की बात कर रहा है। मैंने सैटेलाइट प्रकार अच्छी तरीके से वहां समझाए थे, ध्रुवीय उपग्रह को भी बताया था, सूर्य तुल्यकाली को भी बताया था, और भूस्थितिक को भी अच्छी तरीके से बताया था। ये उपग्रह पृथ्वी का एक चक्कर 24 घंटे में पूरा करते हैं। ये उपग्रह 45 डिग्री नॉर्थ से 45 डिग्री साउथ अक्षांश तक का क्षेत्र घेरते हैं। ये उपग्रह विषुवत रेखा के ऊपर पृथ्वी का घूर्णन करते हैं। इन उपग्रहों की ऊंचाई 36,000 किलोमीटर होती है। ये कह रहा है कौन असत्य है, तो ये आपका असत्य होगा। अब मैं आपको बताता हूं, ये 45 नॉर्थ से 45 साउथ नहीं है, ये 70 नॉर्थ से 70 साउथ है। मैंने स्पष्ट लिखाया था वहां, देखिए ये आपका भूस्थितिक उपग्रह है, मैंने स्पष्ट लिखा ऊंचाई, और मैंने वही चीजें लिखी है जो एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी थी, वही चीजें मैंने यहां नोट करवाई थी। ऊंचाई 36,000 किलोमीटर, गति पृथ्वी की घूर्णन गति के समान, और 24 घंटे में, बिल्कुल क्लियर और साफ लिखा था। वृत्ताकार पश्चिम से पूर्व की ओर एक चक्कर 24 घंटे में पूरा कर। देखो आपका एक एक ऑप्शन क्लियर हो रहा है। ये पृथ्वी, ये उपग्रह 24 घंटे में चक्कर पूरा करता है, ऊंचाई 36,000, दो चीजें तो आपकी एकदम क्लियर हो गई। विषुवत रेखा के ऊपर पृथ्वी का घूर्णन करते हैं। ये जियो स्टेशनरी है, मैंने वहां समझाया था। ये भूस्थितिक इसीलिए है कि ये विषुवत रेखा के ऊपर एक स्टेबल रूप में रहेंगे, क्योंकि पृथ्वी का घूर्णन और इनका परिक्रमण काल है वो बराबर होता है। ये चीज मैंने वहां स्पष्ट बताई। फिर देखो मैंने ये कहा, ये देखो यहां लिखा था कि वृत्ताकार कक्षा में पश्चिम से पूर्व की ओर एक चक्कर 24 घंटे में पूरा करते हैं। पृथ्वी के समक्ष सापेक्ष, यहां मैंने ये समझाया था आपका, सापेक्ष या स्थिर प्रतीत होते हैं, इसी कारण इसको भूस्थितिक उपग्रह कहते हैं। नीचे लिखा था मैंने, ये देखो 70 डिग्री नॉर्थ से 70 डिग्री साउथ तक का एरिया घेरते हैं, बिल्कुल साफ लिखा था। ये यहां क्लियर हो रहा है आपका। ये प्रश्न बहुत आराम से आप आसानी से आप कर सकते थे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वेक्टर फाइल फॉर्मेट है? कई किताबों में आपको नहीं मिलेगा, लेकिन मुझे पता था कि फाइल फॉर्मेट का प्रश्न पूछा जा सकता है। वेक्टर फाइल फॉर्मेट पीएनजी, जीपीईजी, बीएमपी और डीजीएन, ये पूछ रहा है कौन सा वेक्टर फाइल फॉर्मेट है, तो इसमें डीजीएन है। अब देखो ये काफी गहरा प्रश्न था, सामान्य चीजों में डीजीएन मिलता ही नहीं था, लेकिन मैंने जब राष्ट्र फाइल बताई थी तो पीएनजी, जेपीईजी और बीएमपी ये तीनों ही राष्ट्र फाइल है। मैं आपको बता देता हूं राष्ट्र फाइल में, ये मैंने राष्ट्र डाटा फाइलें बताई थी। तो ये देखो पीएनजी, मैंने इसके ऊपर गोला किया था कि भाई ये आ सकता है। ये देखो पीएनजी, ये बीएमपी और ये रहा जेपीईजी, जेपीजी ऑब्लिक जेपीईजी, ये तीनों ही आपका बाहर निकल गया। तो पीछे कौन बचा? डीएनजी बचा, ठीक है। हालांकि मैंने वेक्टर डाटा, वेक्टर फाइलें भी बताई थी, लेकिन उसके अंदर डीएनजी नहीं था, उसमें डीएनजी मैंने लिखाया नहीं था। लेकिन इस प्रश्न को इस एंगल से निकल सकता है कि भाई पीएनजी, बीएमपी और जेपीईजी ये तो राष्ट्र फाइलें हैं, तो फिर डीएनजी रहेगा ना। तो बिल्कुल क्लियर था। और लिखाई कितनी मैंने? 8-10 फाइलें ही लिखाई थी आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वायु आधारित प्लेटफॉर्म है? वैसे ये बहुत सिंपल प्रश्न था, गुब्बारा, मीनार, रॉकेट या मानव रहित अंतरिक्ष, तो इसमें गुब्बारा आएगा। ये भी मैं आपको बता देता हूं। ये देखिए मैंने सुदूर संवेदन के प्लेटफॉर्म यहाँ अर्थ बता करके, यहाँ 3 प्लेटफॉर्म थे, यहाँ भू आधारित, ये वायुमंडल आधारित और ये अंतरिक्ष आधारित, और ये वायुमंडल आधारित में गुब्बारा, ये रहा गुब्बारा। ओके, ये आपका एकदम प्रश्न क्लियर हुआ। और यहाँ मैंने सारी चीजें, ये मीनार है ना जो आपकी यहाँ लिखाई थी, भूस्थितिक उपग्रह में मीनार लिखवाई थी, और रॉकेट और मानव रहित अंतरिक्ष यान, तो ये रॉकेट यहाँ देखो, ये रॉकेट और ये अंतरिक्ष यान, मानव रहित और मानव युक्त, दोनों चीजें लिखाई थी। एकदम आपका क्लियर प्रश्न था, आराम से हो सकता था। उसके बाद देखो निम्नलिखित में से कौन सा एक जीआईएस ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है? देखो जीआईएस ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का मतलब होता है जो मार्केट के अंदर बहुत आसानी से मिलता है, लेकिन पहले कम से कम जीआईएस सॉफ्टवेयर कौन से हैं ये पता हो, तब इसके बारे में हम जाएंगे। मैपडी, ग्रास जीआईएस, मैप गाइड, जियो मीडिया, इसमें देखो ये दोनों तो पहले से ही बाहर थे, इन दोनों को लेकर के कंफ्यूजन था। हालांकि हमने ओपन सोर्स इस तरीके का नहीं कहा था, लेकिन जीआईएस सॉफ्टवेयर के संदर्भ में कहा था। मैंने ये कहा था कि ये ग्रास जीआईएस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता देता हूं, देखो ये मैंने यहां जीआईएस सॉफ्टवेयर का जिक्र किया था, और ये मैंने स्पष्ट लिखा था, ये ग्रास जीआईएस। अब देखो इसके अंदर ये बाकी वाले तीनों ही नहीं है, मैप डी, मैप गाइड और जियो मीडिया,
ये यहां मैंने नहीं बताए थे क्योंकि ये बहुत नहीं के बराबर यूज किए जाते हैं। तो एक चीज तो यहीं से क्लियर हो जाती थी कि भाई जीआईएस सॉफ्टवेयर में ग्रास मीडिया तो है, ग्रास जीआईएस तो है, बाकी वाले है ही नहीं, तो ये प्रश्न यहां से क्लियर हो सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीपीएस उपग्रह द्वारा पृथ्वी के चारों ओर एक संपूर्ण परिक्रमा करने में लगभग कितना समय लगता है? ये तो पहले भी आ चुका था। ये जीपीएस उपग्रह के परिक्रमण की बात कर रहा है। 24 घंटे 26 मिनट, 24 घंटे 6 दिन या 12 घंटे। तो इसमें आपका 12 घंटे सही आएगा। वैसे ये सिंपल प्रश्न था, जिसने आराम से पढ़ा था मैं आपको बता देता हूं। ये मैंने जीपीएस उपग्रह की विशेषता बताई थी। जीपीएस उपग्रह की विशेषता, ये जीपीएस उपग्रह हो, कक्षीय ऊंचाई 20,200 किलोमीटर बताया, पृथ्वी के केंद्र से 26,600 बताया था, मील में भी बताया था। प्रथम प्रक्षेपण 22 फरवरी 1978 को हुआ। ये मैंने समय बताया, देखो ये समय 12 घंटे का। ये प्रश्न यहां से क्लियर हो रहा था। एक्यूरेसी तक बताया था मैंने 10 से 15 मीटर का। यदि जिसने ढंग से पढ़ा है तब तो ये प्रश्न आराम से वो करके आया है। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि मेरे स्टूडेंट जो पढ़ के गए हैं 12 में से 12 क्वेश्चन करके आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर इमेजिंग नॉन इमेजिंग सेंसर का उदाहरण है? किताबों में भी नहीं था, केवल चौनियाल की बुक के अंदर और कुछ अन्य बुकों के अंदर शॉर्ट में लिखा हुआ था। इसमें मल्टी स्पेक्ट्रल स्कैनर, टाइरोज फेस्ट, लिस और रडार अल्टीमीटर। और ये प्रश्न भी अपना हुबहू इसका क्लासिफाइड किया हुआ मिलेगा आपको। देखो इसके अंदर मैंने लिखा था सक्रिय संवेदन एक्टिव, एक्टिव को दो भागों में बांटा, इमेजिंग और नॉन इमेजिंग। ये देखिए लिखा हुआ है, इमेजिंग में रडार और लीडार थे, नॉन इमेजिंग में अल्टीमीटर और स्पेक्ट्रोमीटर था। इसका मतलब अल्टीमीटर, जो अल्टीमीटर होता है वो नॉन इमेजिंग में आता है। अब मैंने एक इसी के अंदर अल्टीमीटर के अंदर डिवाइडेशन किया, उसमें रेडियो अल्टीमीटर आता, मैं आगे बताता हूं। ये देखो ऑप्टिकल इंफ्रारेड बीम, जिसमें मैंने अल्टीमीटर के दो रूप बताए, राडार अल्टीमीटर और लेजर अल्टीमीटर। ये राडार अल्टीमीटर यहां से क्लियर हो रहा है आपका। ओके, रेडियो अल्टीमीटर, ये राडार अल्टीमीटर आपका क्लियर हो रहा है। और ये प्रश्न, हालांकि एक चीज मैंने यहां और थी, यहां बताया था तो मैंने कहा इतना प्रोफेसर गहरा नहीं जाएगा। ये जब मैं इमेजिंग और नॉन इमेजिंग जब बता रहा था ना, तो मैंने ये कहा था कि इतना आप गहरे जाने की आवश्यकता नहीं, बस लिख लेना कि भाई ये इमेजिंग नॉन इमेजिंग क्या है, इतना गहरा मत जाना, इतना गहरा प्रोफेसर जाएगा नहीं, लेकिन आप ध्यान रख लेना थोड़ा। तो इमेजिंग में रडार लीडार और नॉन इमेजिंग में अल्टीमीटर और स्पेक्ट्रोमीटर मैंने बताया था। अल्टीमीटर का रूप भी मैंने बताया था कि अल्टीमीटर के दो रूप होते हैं, राडार अल्टीमीटर और लेजर अल्टीमीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के निम्नलिखित में से किस समूह का उपयोग अधिकांशतः पृथ्वी के सतह के मानचित्रण के लिए किया जाता है? तो अच्छा बात था, यानी जियो स्पेशियल टेक्निक्स के अंदर, या यूं कह सकते हैं रिमोट सेंसिंग के अंदर कौन कौन से जो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के प्रभाग है वो यूज किए जाते हैं, यही पूछ रहा है। तो इसमें ये दो ऑप्शन सही बैठ रहा था, दृश्य तरंग, रेडियो तरंग और माइक्रोवेव, इन तीनों का यूज होता था। मैंने स्पष्ट बताया था गामा का नहीं होता, मैं आगे बता दूंगा। तो गामा यहां से निकल गई, कॉस्मिक का नहीं होता, ये यहां से निकल गई, और एक्स किरणें का नहीं होता, ये यहां से निकल गई। अब मैं आपको बताता हूं, मैंने यहां स्पष्ट कहा था, मैं तीनों चीजों को बता रहा हूं, बाकी वाले मैंने मना किया था लेकिन वो यहां मैंने इंक्लूड नहीं किया है। दृश्य प्रदेश मैंने स्पष्ट लिखा था सुदूर संवेदन में उपयोगी है, इसका मतलब विजुअल का काम लिया जाता है। उसके बाद इंफ्रारेड रीजन, ये भी लिखा था मैंने, ये देखो ये सुदूर संवेदन में उपयोगी है। ओके, इसका मतलब दो चीजें तो ये क्लियर हो गई। और उसके बाद में लघु तरंगे, ये राडार हेतु उपयोगी है, और ये बैंड में कोरा और वर्षा में भी सक्रिय होता, मैंने यहां स्पष्ट लिखा था। तो ये प्रश्न भी आपका एकदम क्लियर निकल रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सबसे टफ था और कईयों को तो बाद में भी इसका पता नहीं चला। एग्जाम हो जाने के बाद में भी कई लोगों ने गलत आंसर डाले थे, ये ऐसे हो सकता है, ये ऐसे हो सकता है। मैंने ये पहले भी पढ़ाया था, हालांकि थोड़ा अलग एंगल से पढ़ाया था, मैं आपको बता देता हूं। निम्नलिखित में से किस स्पेक्ट्रम में बहुत अधिक क्लोरोफिल सांद्रता वाली झील में, जिसका क्लोरोफिल 12 माइक्रोग्राम प्रति लीटर से अधिक है, चरम परावर्तन होगा? ये सीधा सीधा ये पूछ रहा है कि क्लोरोफिल को कलेक्ट कौन करेगा। 0.7 से 0.8 माइक्रोमीटर, 0.6 से 7 माइक्रोमीटर, 0.5 से 6 माइक्रोमीटर, 0.4 से 5 माइक्रोमीटर। इसमें आपका 0.5 से 0.6 माइक्रोमीटर होगा। जिसमें क्लोरोफिल ज्यादा होगा वो हरा बैंड कलेक्ट करेगा, यानी हरा बैंड है उसको डिटेक्ट करेगा। अब मैंने आपको एक जगह बताया था
ये देखो, जब मैं स्पेक्ट्रल परावर्तन पढ़ा रहा था उसमें मैंने आपको एक जगह बताई थी, एक जगह ये बताया था कि पेड़ पौधे हरे क्यों प्रतीत होते हैं। ये मैंने लिखा है, पेड़ पौधे हरे क्यों प्रतीत होते हैं। फिर मैंने लिखा क्योंकि ये हरे तरंग के तरंग दैर्ध्य 0.5 से 0.6 माइक्रोमीटर को अधिक परावर्तित करते हैं। ओके, फिर आगे मैंने बताया कि इसका कारण है क्लोरोफिल की उपस्थिति। अब ये प्रश्न इनडायरेक्टली आपके समझ में आ जाता कि हाँ, क्लोरोफिल के कारण पेड़ पौधे हरे नजर आते हैं। इसका मतलब जहां भी क्लोरोफिल की अधिकता होगी वहां हरा बैंड काम करेगा, और हरे बैंड का तरंग दैर्ध्य भी मैंने बताया था 0.5 से 0.6। इस हिसाब से ये आपका प्रश्न 0.5 से 0.6 सही बैठा था। ये प्रश्न यहीं से उठाया गया था। उसके बाद नेक्स्ट, 7 बिट डिजिटलीकरण का तात्पर्य है। ये डिजिटल मैप से प्रश्न आया है, बिट और ग्रे वैल्यू के संबंध में प्रश्न आया है। 256 या 128 या 64 या 512, और मैंने स्पष्ट और क्लियर लिखाया था। ये देखिए, यहां मैंने जब ग्रे मान, हालांकि आपको विजिबिलिटी थोड़ी कम होगी इसमें, यहां मैंने ग्रे मान समझाया था। ग्रे मान जितना बिट मान है उसका 2 की घात लगाएंगे। जैसे 2 का ग्रे मान 4 है, 3 का ग्रे मान 8 है, 4 का ग्रे मान 16 है, 5 का ग्रे मान 32 है, 7 का ग्रे मान 128 है। ये देखो, और मैंने स्पष्ट कहा था कि 6 का ग्रे मान एक बार पूछा गया था, तो आगे वाले भी ग्रे मान ध्यान रखें, ग्रे मान कह दें या विवृक्त जो इस पिक्चर है वो कह दें, और वो उनमें यही चीज पूछी थी, और इसका 128 है वो आंसर आपका सही हुआ था, 128 आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राष्ट्र प्रणाली की मुख्य क्षमताएं हैं, क्षमताएं कह दें या विशेषता कह दें। आंकड़ों का रूपांतरण, अतिव्यापन, परतों का संचालन, नई परतों का निर्माण, ये चारों ही सही है। और एक ही पृष्ठ के अंदर मैंने ये चीज आपको लिखवाई थी, ध्यान से देखिए। राष्ट्र प्रणाली की विशेषताएं, पहले मैंने लिखाया था आंकड़ों का रूपांतरण, दूसरे में लिखाया था परतों का संचालन, तीसरे में लिखाया था अतिव्यापन ओवरलेइंग, चौथे में बताया था नई परतों का निर्माण। आगे मैं एक स्लाइड में इसको पूरा बता देता हूं। ये देखो, राष्ट्र प्रणाली की विशेषता, आंकड़ों का रूपांतरण, परतों का संचालन, अतिव्यापन यानी ओवरलैपिंग, और नई परतों का निर्माण करना। ये चारों की चारों चीजें एक साथ आ रही, एक ही स्लाइड से आपको ये प्रश्न मिल रहा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, जब विकिरण तरंग दैर्ध्य का मान वायुमंडलीय कणों के आकार के बराबर होता है तो ये कौन सा प्रकीर्णन होगा। ये प्रकीर्णन प्रकार से प्रश्न पूछा गया है। अवरक्त होगा, स्पेक्ट्रम होगा, अवरक्त होगा, स्पेक्ट्रल होगा, रेले होगा, या मी होगा। ये मी प्रकीर्णन होगा। और जब मैंने मी प्रकीर्णन पढ़ाया था, आप यहां देखिए, मी प्रकीर्णन मैंने अच्छी तरीके से पढ़ाया था, और यह स्पष्ट लिखा था कि तरंग दैर्ध्य का मान कणों के आकार के बराबर होता है। नीचे अंडरलाइन किया था मैंने, कहा जब भी बराबर चीज आए तो मी प्रकीर्णन, तीनों जो प्रकीर्णन के तीनों रूप पढ़ाए थे, और तीनों ही रूप के अंदर मैंने यही बात बताई थी कि कब कणों का आकार तरंग दैर्ध्य के आकार से अधिक होगा तो क्या होगा, कणों का आकार तरंग दैर्ध्य के बराबर होगा तो कौन सा प्रकीर्णन होगा, और कणों का आकार तरंग दैर्ध्य से छोटा होगा तो कौन सा प्रकीर्णन होगा। यह अच्छी तरीके से वहां मैंने समझाया था। उसके बाद ये जो प्रश्न था, ये प्रश्न अपने आउट ऑफ जो कोर्स था उससे था। हालांकि जहां तक मैं समझता हूं ये प्रश्न अभी भी एक कंफ्यूजन है कि ये रिसर्च की दृष्टि से आया हुआ प्रश्न है या फिर इस जियो स्पेशल टेक्निक्स की, क्योंकि ये साउंड की बात कर रहा है, जो नॉइस है उसके संबंध में ये बात कर रहा है। जब दृश्य मतलब सेंस का ये भाव से कह रहा है कि भाव के भीतर कोई यादृच्छिक खराब पिक्चर पाए जाते हैं तो इसे क्या कहा जाता है। जब हमारी, देखो, जब सुनने के अंदर या हमारे भाव के अंदर कुछ अस्पष्टता नजर आती है, हो सकता है ये रिसर्च से संबंधित प्रश्न हो, लेकिन मैं मान सकता हूं कि भाई हो सकता है साउंड सिस्टम से संबंधित इसने ले लिया हो, तो ये क्या कहलाएगा, तो इसमें शॉर्ट नॉइस, ये इसका उत्तर था। ये अपने सिलेबस का नहीं था। ये चीज हो गई। 12 क्वेश्चन आए थे, मतलब मैं मान इसके समेत मान लो 13 क्वेश्चन आए थे, 13 में से 12 क्वेश्चन एकदम सीधे थे। इसी तरीके से इसमें कार्टोग्राफी में उनके प्रश्नों का भी मैं जब समय मिलेगा तो मैं उसका डालूंगा। मेरी कोशिश ये रहती है कि मैक्सिमम हम स्टूडेंटों तक जो चीज़ें, जो अभाव, जो परिस्थितियाँ मैंने झेली है, वो परिस्थितियाँ आम स्टूडेंट के सामने नहीं आए, तो आम स्टूडेंट की हेल्प किस तरीके से हो सकती है, इसको लेकर के अपने ये प्रयास हो रहे हैं। इसके अलावा मैंने पिछली बार भी यूट्यूब पर एक सीरीज चलाई थी सिलेबस विश्लेषण की,
आप चाहते हैं तो वो वीडियो वहीं पर पड़े हैं, देख सकते हैं, मैं उनको वापस भी डालूंगा आपकी जानकारी के लिए। और साथ ही साथ उसमें कुछ नया बदलाव करना है तो वो भी मैं इंक्लूड करके और यूट्यूब पे डालूंगा, ताकि आप असिस्टेंट प्रोफेसर में क्या चीज पढ़नी ज़्यादा वैल्यूएबल है उसकी तरफ आप ध्यान दें, ताकि आपका सिलेबस एक मिनिमाइज हो सके, आप आराम से पढ़ सके। तो यदि आपको लगता है कि ये कंटेंट आपके लिए वैल्यूएबल है तो आप प्लेटफॉर्म पर जरूर आएँ। आप किसी भी तरीके की ज्योग्राफी में हेल्प चाहते हैं तो मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ, उस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज भेज दीजिए। यदि आपका पेपर अच्छा हुआ है और आप इस समय इंटरव्यू की अच्छी दौड़ में है तो आप अपना जो इंटरव्यू का कोर्स चल रहा है उनसे जुड़िए, वहाँ मॉक इंटरव्यू की सुविधा भी है और हम आपकी हर तरफ से हेल्प करने की कोशिश करेंगे। यदि आप स्कूल एजुकेशन में लेक्चरर की तैयारी अभी कर रहे हैं और आपको किसी भी तरीके की दुविधा है तो आप बात करिए। और जो कंटेंट्स मैं उपलब्ध करवाता हूँ मेरे कोर्स में, वो कंटेंट ऐसा नहीं है कि कोई सामान्य चीज़ से उठा लिया। जो मेरी एक लंबी मेहनत है उसके द्वारा तैयार किया गया कंटेंट प्लस एनसीईआरटी और अच्छी जो रेफरेंस बुकें हैं, मुझे लगता है कि जो रेफरेंस बुकें मैंने अभी तक नहीं पढ़ी है, मैं कुछ कंटेंट वहाँ से लेकर के और आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँ। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले सेशन में।